हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे और अच्छे ही होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड्स के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। बोर्ड एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन यहीं से पुट अप होते हैं। तो देखो, आज के टॉपिक का नेम है हमारा क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या नेम है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कुछ स्टूडेंट सोचे कोलिगेटिव ये तो अजीब सा वर्ड है, कोलिगेटिव। तो देखो, ये जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है। क्या वर्ड है बताओ, एक लैटिन। तो इसका सिंपल मीनिंग होता है इन इंग्लिश क्या, बाउंड टुगेदर। मतलब सबको एक साथ बाउंड करके रखना है, बाइंड करके रखना है, बाउंड करके रखना। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है इंग्लिश में बताओ, बाउंड टुगेदर। देखो इसमें क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको इसको बिल्कुल इजी और सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बस आप अपना स्ट्रॉन्ग फोकस बनाए रखें। इतनी इजी लैंग्वेज है, टॉपिक को एक्सप्लेन करते करते आपको यहाँ पे भी कॉपी हो जाएगा और बिल्कुल इजी है। लेक्चर के साथ आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। देखो ये टॉपिक का, देखो चैप्टर का नेम तो पता ही है आपको क्या है, सॉल्यूशन। सपोज करो मेरे पास क्या है, कोई सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में क्या डिसोल्व होता है बताओ, सोल्यूट। क्या डिसोल्व होता है बताओ, सोल्यूट। देखो सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सोल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड करती है। क्या, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सोल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड करती है, उसी को क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सोल्यूट बोल दो, और करके क्या बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। तो क्या, दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट, या फिर पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। विच डिपेंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बट ये ध्यान रखना, ये केवल नंबर ऑफ सोल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ना तो ये उसकी नेचर पे डिपेंड करती, और ना ही ये उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती, और ना ही ये उसकी कंपोजिशन पे डिपेंड करती। ओनली सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी, नॉट डिपेंड ऑन नेचर, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। तो चलो एक बार इसकी लैंग्वेज बना के बोलते हैं, बाकी डिपेंड कैसे करनी कैसे नहीं वो मैं यहाँ डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ आपको इसको टाइप्स में। तो क्या, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी, कौन से वाली, वो प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी। अगर सोल्यूट के पार्टिकल इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे ना, तो इसका मतलब है सिंपल, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि डिपेंड इस पे कर रही, और ये जिस पे डिपेंड करता है वो उसी के अकॉर्डिंग चलता है। तो दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बताओ, इजीली आपको समझ में आ गया होगा। इसको लॉन्ग टाइम तक अगर आपको याद रखना ना, केवल इतना याद रखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या, जो सोल्यूट के पार्टिकल पर डिपेंड करती है। बाकी जब आप इसको रीड करोगे तो एक बार में ही ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्या याद रखना बताओ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टी जो सोल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी। इसी को क्या बोलोगे बताओ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये होती है फोर टाइप की। क्या होती है बताओ, ये कितने टाइप की होती है, फोर टाइप की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड सेकंड क्या है बताओ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड थर्ड क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड लास्ट क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लास्ट क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये फोर टाइप की प्रॉपर्टी है, और ये सब डिपेंड करने वाली है बताओ किस पे, सोल्यूट के पार्टिकल्स पे। किस पे बताओ, किस पे, सोल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी। फिर चाहे वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, चाहे वो ऑस्मोटिक प्रेशर हो, चाहे वो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हो। ये सब आपको बिल्कुल इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इनके न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा एनसीईआरटी वाले, ताकि आपको बिल्कुल इजी लगे। आप देखना कितना इजी है ये, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करने वाले, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी किसकी करें बताओ, एलिवेशन
इन बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करने वाले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो एलिवेशन ऐसे याद कर लो, देखो इससे तुम्हें ऐसे याद रखना, ऐसे तुम्हें इजी हो जाएगा। एलिवेशन मतलब क्या होता है, इंक्रीज। तो किस में इंक्रीज बताओ, बॉइलिंग पॉइंट में। मतलब हम सोल्यूट के पार्टिकल डिसोल्व करेंगे, तो सोल्यूट के पार्टिकल डिसोल्व करने पे क्या हो जाएगा, उसके बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा इंक्रीज। और जब बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होगा उसी को क्या बोला जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलोगे बताओ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वो इससे पहले ये कुछ वर्ड्स है जो तुम्हें कंफ्यूज कर सकते हैं, वैसे काफी स्टूडेंट को क्लियर होगी, बट जिसको नहीं क्लियर है वो समझ ले अच्छे से। वोलेटाइल, और एक क्या होता है बताओ, नॉन वोलेटाइल। और एक होता है हमारा क्या बताओ, इलेक्ट्रोलाइट। और एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो ये कंफ्यूजन क्रिएट करिए, तो पहले इन्हीं को समझ लेते हैं क्या ये। देखो दोनों सेम दिखाई दे रहे, दोनों सेम, मतलब वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल। देखो वोलेटाइल उसको बोलते हैं जो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, जो वेपर में कन्वर्ट हो जाए वही क्या होता है, वोलेटाइल। जैसे वाटर वेपर में, वाटर जो होता है ना, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वाटर की जब वेपर बन जाएगी तो इसका मतलब वाटर क्या हुआ, वोलेटाइल। ओवर में ऑयल की, तो ऑयल वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, और जब वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता तो इसका मतलब वो क्या हुआ, वोलेटाइल तो है नहीं। और जब कोई वोलेटाइल नहीं होगा तो क्या होगा, फिर नॉन वोलेटाइल। क्या होगा, वो नॉन वोलेटाइल। अब इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का सिंपल मतलब है जो अपने आयनों में आयनाइज हो जाए। अगर कोई सोल्यूट अपने आयनों में आयनाइज हो रहा है ना, कोई सब्सटेंस अपने आयनों में आयनाइज हो रहा, जैसे NaCl, तो क्या हुआ, Na पे आता है पॉजिटिव और Cl पे आता है नेगेटिव। इस टाइप से अगर कोई अपने आयनों में आयनाइज हो जाए उसी को बोला जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। वैसे तो लेवल 11th स्टैंडर्ड में था, 11th स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम में आपने डिटेल में पढ़ा होगा वहां पे, बट मैं फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ उसके बारे में। और एक ही होता है शुगर। तो ये जो अपने आयनों में आयनाइज नहीं होते ना, जो अपने आयनों में आयनाइज नहीं होते उन्हीं को क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट उनको बोला जाएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वो आयनाइज नहीं हो रही, और जो आयनाइज होगी वही क्या होगी, इलेक्ट्रोलाइट, और जो नहीं होगी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो अब हम बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। किसकी बात करते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। तो ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट मैंने बताया था इंक्रीज। देखो सपोज करो मेरे पास कोई क्या है बताओ, मेरे पास कोई सोलवेंट है, एज लाइक वाटर। और आपको पता ही है वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, 100 डिग्री। अब मैं इसमें डिसोल्व कर रहा हूं कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मतलब इसकी वेपर ना बने। वो कुछ सोचो, जब सोल्यूट और सोलवेंट आपस में मिक्स हो गए तो इनके मिक्स होने से बनेगा क्या, सॉल्यूशन। क्या बनेगा बताओ, सॉल्यूशन। क्या बनेगा, सॉल्यूशन। अब तुम खुद सोच के मुझे बताना, जैसे मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सोलवेंट में डिसोल्व किया तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। अब खुद देखो, पहले वो बॉइल कितने पे हो रहा था, वो 100 डिग्री पे बॉइल हो रहा था। जब वो पहले 100 डिग्री पे बॉइल हो रहे थे वो अकेला था, जब 100 डिग्री पे हो रहा था बिल्कुल प्योर था। अब मैंने कुछ डिसोल्व कर दिया, वो भी तो हीट होने में टाइम लेगा। और वही बात उसकी, जब कुछ डिसोल्व करोगे तो मैंने बताया भी था बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा, एलिवेशन। और बॉइलिंग पॉइंट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में वो क्या होता है। तो बताओ, जब तुम कोई सोलवेंट लोगे उसमें कुछ डिसोल्व करोगे, जैसे मान लो सपोज करो तुम्हारे पास क्या है, कोई मान लो कोई सोलवेंट है, वाटर ही है, वाटर में ऐड कर दो NaCl। जब वाटर में नमक ऐड करोगे तो बताओ, अब पहले वो 100 डिग्री बॉइल हो रहा था, अब कुछ टाइम तो बॉइल होने में लेगा नहीं, वो एक्स्ट्रा टाइम लेगा नहीं, तो अब वो 100 पे नहीं 100 पॉइंट समथिंग, मतलब कुल मिला के इंक्रीज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे देखो आप लोगों ने देखा भी होगा क्या, कि जब एग को बॉईल करते ना, एग को बॉईल करते हैं तो एग को बॉईल करते वक्त उसमें सोल्ट ऐड करते हैं NaCl। अब क्वेश्चन बनता है NaCl क्यों ऐड कर रहे हैं, ताकि वो थोड़ा लेट बॉईल हो, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाए, ताकि उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाए। और जब उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो जो एग है वो अच्छे से बॉईल हो जाएगी। नहीं तो पहले क्या होता, जल्दी वेपराइज होता वो। अब एग्जाम में कैसे लिखा ना, उसको लैंग्वेज को बनाते यहीं से। हमें केवल कॉन्सेप्ट समझना, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होगी ना
लैंग्वेज तो अपना आप बनानी आ जाएगी, लैंग्वेज में कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। देखो लैंग्वेज बहुत इजी होता है अगर कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाए। चलो तो आप देखते कैसे। देखो व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, क्या किया मैंने, डिजोल्व इन सोलवेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका बताओ, सॉल्यूशन का, मान लो 100.5 हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, इंक्रीज। when non-volatile solute dissolved in solvent, solvent में डिजोल्व करते क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, इंक्रीज। मैंने बताया कैसे हुआ इंक्रीज, इंक्रीज इट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक बार हो, when non-volatile solute dissolved in solvent, क्या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, इट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और इंक्रीज को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दिया, और बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है तो टी से रिप्रेजेंट कर दिया, और बॉइल को बोलते बी, तो इसलिए इसको रिप्रेजेंट करते डेल्टा टीबी से। किससे रिप्रेजेंट करते बताओ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टीबी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टीबी, या फिर बोल दो इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टीबी। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले कैसे बनेंगे। देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सपोज करो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को मैंने क्या मान लिया बताओ, T1 डिग्री सेल्सियस। और बाद में सॉल्वेंट में कुछ डिजोल्व किया तो क्या बन गया उसका बताओ, सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया बताओ, T2 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि देखो चेंज आया था ना, मान लो T1 था तो ये क्या हो गया था बताओ हमारा T2, तो इनमें चेंज आया था, क्या आ गया था इनमें चेंज। जब दोनों अलग अलग होते तो फिर एक को 1 माना तो एक को क्या मानना पड़ेगा बताओ 2। अब देखो हम बात करते क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसको रिप्रेजेंट किया डेल्टा टीबी से। तो कोई इंक्रीज निकालना, और इंक्रीज का रूल होता है क्या, हमेशा ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करते हैं। तो कुछ सोच के बताओ मुझे कि ज्यादा वाला कौन था, T1 ज्यादा है या T2 ज्यादा है, ज्यादा तो T2 है सॉल्यूशन वाला। तो इसका मतलब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, T2 माइनस T1, क्या बनेगा फॉर्मूला बताओ, T2 माइनस T1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका फॉर्मूला बन गया हमारा क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का T2 माइनस T1, मतलब ज्यादा वाले में कम वाले को डिक्रीज कर, ज्यादा वाले में कम वाले को माइनस कर दिया। तो ये क्या होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बताओ सिंपल सॉल्वेंट था हमारे पास, सॉल्वेंट में हमने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, ऐड करते ही हमने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया बताओ कि जो उसका बॉइलिंग पॉइंट था वो क्या हो गया, इंक्रीज। और उसी को क्या बोला, सिंपल है बिल्कुल, उसी को क्या बोला, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और रिप्रेजेंट किया डेल्टा टीबी। और फॉर्मूला क्या बन गया बताओ, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है, T2 माइनस T1। अब बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ क्या होता है, इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो ग्राफ देखो हम बनाएंगे इसका ग्राफ, ये तो हो गया इसका वेपर प्रेशर, क्या हो गया वेपर प्रेशर, और यहाँ पे हो गया इसका टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इधर को टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है और इधर को क्या है वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो मान लो नॉर्मली कितना होता है 1 atm होता है ना, तो यहाँ का जो है वो कितना है बताओ, यहाँ का जो प्रेशर है वो कितना है 1 atm, क्या है 1 atm। स्टार्टिंग में हमारे पास सोलवेंट था, तो सोलवेंट की लाइन बना दो, एक तो क्या सोलवेंट की मान लो A और ये क्या है B, तो ये क्या है सोलवेंट है, क्या है ये सोलवेंट। और बाद में क्या बना उसका सॉल्यूशन, देखो सोलवेंट का टेम्परेचर तो क्या है कम, मान लो सोलवेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इतना है, यहाँ तक है। अगर हम बात करें क्या सॉल्यूशन की, उसका थोड़ा ज्यादा था, तो थोड़ा ज्यादा मतलब यहाँ ले लो उसको, ये ए बी है तो ये क्या मान लो सी डी, क्या सी डी। एक लाइन को एक्स मान सकते हैं, एक को वाई, एक एक्स की होगी एक वाई की होगी। तो बताओ ये तो हमारा है सोलवेंट, क्या है ये हमारा सोलवेंट, और ये हमारा क्या है बताओ सॉल्यूशन। ये क्या है सोलवेंट, ये क्या है सॉल्यूशन। और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट यहाँ गया, तो ये क्या है T1, और सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो गया बताओ T2। देखो ऐसे देखो, अगर तुम नीचे को इस साइड जा रहे हो तो क्या है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है रहा, खुद देखो अगर इतना T1 है तो क्या है T2। देखो सोलवेंट का तो क्या था कम था बॉइलिंग पॉइंट, और कुछ डिसोल्व होने के बाद सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या था बताओ
ज्यादा। और ये आपको पता है क्या, जो सोलवेंट था प्योर उसका वेपर प्रेशर क्या था, मोर। क्या था वेपर प्रेशर, मोर। और जब कुछ डिजोल्व किया था तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया था बताओ, लो। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है तो बताओ, लो। अब बात करते हैं इनके बीच के डिफरेंस की। तो इनके जो बीच का डिफरेंस होगा, जो चेंज आया होगा वही क्या होगा, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी मतलब क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या है ये, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये इसका ग्राफ है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। देखो कैसे बताया मैंने, क्या कि देखो हमने वेपर प्रेशर में और बॉइलिंग पॉइंट में क्या बताओ, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या बनाया बताओ हमने, एक ग्राफ ड्रॉ करा हमने। तो क्या सोलवेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा था और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, कम। या फिर ऐसे सोलवेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, कम। और देखो इधर को जाने में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा, तो क्या सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा, इंक्रीज इस साइड। और ऊपर को जाएगा तो क्या है, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है बताओ, इंक्रीज। क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर इंक्रीज। और यहाँ पे दोनों का प्रेशर क्या है, सेम। कितना है, 1 atm। क्या है, 1 atm। रिलेशन बिटवीन डेल्टा टीपी, जहां पे लिखो समझ जाना क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। रिलेशन बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो हमें रिलेशन बताना है किसमें बताओ, हमें रिलेशन बताना है किसमें बताओ, हमें रिलेशन बताना क्या, डेल्टा टीवी नहीं, क्या बोलोगे एकदम इसको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इनमें क्या रिलेशन है, ये आपस में कैसे रिलेट करते हैं वो बताना है। तो बिल्कुल इजी है। तो कैसे, डेल्टा टीवी क्या नेम है बताओ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बताओ, मोलैलिटी के। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे याद रखते क्या, डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया था इसका एमसीक्यूज बन के क्या, कि जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सोलवेंट की मोलैलिटी या सॉल्यूशन की मोलैलिटी। अब स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कुछ स्टूडेंट सोचते क्या, सोलवेंट की मोलैलिटी, मोलैलिटी सोलवेंट में ही पढ़ी थी हमने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। तो वो अलग था, लेकिन ये चल रहा हमारा क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ये सॉल्यूशन की है। तो ये वाला ध्यान रखना, आप क्या बोलोगे, पूरा वर्ड बोलना क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलना, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, पूरा वर्ड बोलना एक्यूरेट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। और आपको सभी को पता है क्या, जैसे ही मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा ना, जैसे यहाँ साइन हटाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो इसके पीछे पीछे क्या आता है, कांस्टेंट। वो सभी के लिए क्या होता है, जो अलग अलग होता है। अब के भी क्या है, देखो ये आया मोलल से, और टॉपिक का नेम था एलिवेशन, और कांस्टेंट तो है ये, तो इसका नेम हुआ के बी का, बताओ क्या, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या नेम है केबी का, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ये इसका अदर नेम होता है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या नेम होता है, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ध्यान रखिए केबी क्या होता है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब देखो आपको सभी को पता है क्या, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सोलवेंट किलोग्राम में। और ये भी आपको पता ही है क्या, कि जो सोल्यूट होता है ना, सोल्यूट का जो मोल्स होते हैं फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो अब एक काम करो क्या, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी, एन को रिप्लेस कर दो किससे, मोल्स को क्या, मास अपॉन मोलर मास, और डब्ल्यू चुका तो 1 किलोग्राम को चाहो तो किलोग्राम में रहने देना, चाहे तो लिख दो क्या, 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम। वो तुम्हारी इच्छा है। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एग्जाम में। अब क्वेश्चन बनता है क्या चीज क्या है, यहाँ पे लिख दो वेयर में, तो लिखवाओ वेयर में क्या क्या है यहाँ पे, बताओ। डेल्टा टी को क्या लिखोगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या लिखोगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और के बी क्या होता है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और स्मॉल डब्ल्यू क्या, मास ऑफ सोल्यूट। एम क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और ये क्या है, मास ऑफ सोलवेंट। क्या है, मास ऑफ सोलवेंट। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। देखो बिल्कुल इजी है, ये फॉर्मूला इसका बन गया हमारा, एक फॉर्मूला बन गया डेल्टा टीबी का, क्या, के बी इंटू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। और 1
कैपिटल डब्ल्यू किसमें, किलोग्राम में, या इसको हटा के यहाँ पे लिख सकते हो क्या, 1000 ग्राम। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और करके के बी डब्ल्यू एन कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000। अब ये ग्राम में हो गया, अब ये दोनों ही डब्ल्यू क्या हो गया, ग्राम में हो गया। अब देखो बात करते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन की। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है क्या ये, तो देखो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बिल्कुल इजी है, क्या है देखो ये, चलो इसको डिफाइन करते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को। फॉर्मूला बताया आपने अभी, क्या बनाया देखो हमने फॉर्मूला n इंटू, बताओ फॉर्मूला क्या था इसका, देखो ये था, हमें डिफाइन करना ये, और देखो रूल है क्या, जब डिफाइन करते हैं तो फॉर्मूले के थ्रू, तो बाकी जो अदर होते हैं ना अदर, उनको 1 मान लेते, क्या मान लेते 1। तो इफ मैंने n को क्या मान लिया बताओ 1 मोल, n को क्या मान लिया बताओ मैंने 1 मोल, और w को क्या मान लो बताओ 1 किलोग्राम, या 1 किलोग्राम को बोल सकते हैं क्या 1000 ग्राम, क्या बोल सकते हैं 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में इतना होता है। तो बताओ जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है अब वो किसके इक्वल ऑब्जर्व हो रहा है बताओ, के बी, तो देखो ये तो 1 है और ये भी 1 है, 1 को लिखो ना लिखो, तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं क्या, यहाँ से इजीली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे, ये क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये किसके इक्वल ऑब्जर्व हो रहा है बताओ, ये इक्वल हो रहा है किसके, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के, लेकिन कब, कंडीशन है तभी होगा, अगर ये है ऐसा, अगर ऐसा है तभी होगा, नहीं तो होने का नहीं। तो बनाओ डेफिनेशन, elevation in boiling point is observed that elevation in boiling point is observed that when 1 mole of non-volatile solute dissolved in 1 kilogram of solvent is called, बताओ क्या, molar elevation constant, it is also called ebullioscopic constant, क्या, when 1 mole, देखो पहले क्या बोला मैंने, देखो ये इसके इक्वल ऑब्जर्व कब हुआ बताओ, elevation in boiling point is observed that, elevation in boiling point is observed that when 1 mole of non-volatile solute dissolved in 1 kilogram of solvent is known as molar elevation constant, is known as elevation, molar elevation constant। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, देखो इसकी यूनिट क्या होगी, फॉर्मूले से ही यूनिट कैलकुलेट कर लेगी इसकी, बताओ क्या है फॉर्मूला, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एन अपॉन डब्ल्यू किलोग्राम में। मुझे के बी को सेपरेट कर लेना, क्योंकि इसकी यूनिट निकालना है, उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो क्या, डेल्टा टी बी कैपिटल डब्ल्यू किलोग्राम में अपॉन क्या आएगा एन। तो बताओ डेल्टा टी बी टेम्परेचर है, इसको लेते हैं कैल्विन में, डब्ल्यू मास है किलोग्राम में, अपॉन में क्या है मोल, और मोल को ऊपर ले आ सकते हो, तो क्या बन जाएगा कैल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, केल्विन को क्या, डिग्री सेल्सियस किलोग्राम मोल इनवर्स। तो देखो ये भी इसकी यूनिट है, चाहो तो टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस ले लो, चाहे केल्विन में, और नहीं तो एक और यूनिट बन जाएगी क्या, केल्विन मोलल इनवर्स, मतलब जो मोलैलिटी ना उसको नीचे ले जाओगे, वो नीचे जाएगी डिवाइड में, डिवाइड में ऊपर जाके इनवर्स आ जाएगा, तो एक यूनिट क्या बन गई, केल्विन मोलल इनवर्स, क्या है केल्विन मोलल इनवर्स, बिल्कुल इजी है। और वाटर के लिए तो कोई वैल्यू फिक्स होती है। देखो मोलल तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, उसके जैसे सही है एक और ये है मोलर और करके मोलिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या है टॉपिक का नेम, मोलर और मोलिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसको रिप्रेजेंट करते K100 से, बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसे ही है, बस थोड़ा सा चेंज है, n इक्वल टू यहाँ भी 1 मोल, वहाँ भी, वहाँ W जो था वो 1000 ग्राम था, बट यहाँ 100 ग्राम में। अगर ऐसा लोगे तो सेम वहाँ डेल्टा टी भी के बी के इक्वल था, यहाँ K100 की, और K100 मतलब क्या, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, बिल्कुल सेम ऐसे ही कर दो। इफ देखो वही क्या, मोलर क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट dissolved in 100 gram of solvent is known as molar elevation constant, it is represented by K100। और फॉर्मूला भी देखो सेम ऐसे ही है यहाँ भी,
डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या था, के 100 स्मॉल डब्ल्यू इंटू 100 एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो 1000 था, यहाँ 100 है। अब इनके देखो रिलेशन की बात करते कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन, बताओ किसमें, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एंड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। के बी मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और के 100 मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो इनमें क्या रिलेशन है, ये आपस में कैसे रिलेट करेंगे उसकी बात करते हैं। तो बताओ के बी का फॉर्मूला क्या था, वो तो पहले मुझे ये बताओ डेल्टा टी बी का फॉर्मूला के बी वाली फॉर्म में क्या था। के बी 1 डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, लेट कर ली इक्वेशन फर्स्ट। अब के 100 वाली फॉर्म में यही फॉर्मूला, एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। क्या मान लो, इक्वेशन सेकंड। एक इक्वेशन फर्स्ट है और एक इक्वेशन सेकंड है। अब इन दोनों कर दो डिवाइड फ्रॉम फर्स्ट अपॉन सेकंड इक्वेशन। जैसे ही इनको डिवाइड करोगे ना आप, डिवाइड करते ही क्या हो जाएगा बताओ, डिवाइड करना इनको डेल्टा टी बी अपॉन डेल्टा। डिवाइड करने का रीजन देखो ये ताकि कैंसिल हो जाए। और डेल्टा टी बी की इधर वैल्यू क्या है बताओ, के बी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 इंटू एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। नीचे अगर बात करें के 100 इंटू डब्ल्यू इंटू 100 अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू से कैपिटल डब्ल्यू कैंसिल, एम से एम कैंसिल, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल। वो देखो इससे इसको कैंसिल कर दो, 10 आएगा यहाँ पे। तो ये भी कैंसिल और ये कैंसिल, तो 1 1 इक्वल टू क्या आ गया बताओ, ऊपर क्या है 10 और साथ में क्या है के बी और नीचे क्या है बताओ के 100। तो के 100 इक्वल टू क्या, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में 10 के बी, मतलब जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है ना वो 10 मल्टीप्लीकेशन होता है किसका, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का। वो ये भी ध्यान रखियो वाटर के लिए ना जो केबी की वैल्यू वो फिक्स होती है क्या, 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये वाटर के लिए केबी की वैल्यू है और ये फिक्स होती है। और इन दोनों में मैंने आपको रिलेशन भी एक्सप्लेन कर दिया। तो केबी का एक फॉर्मूला और है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उस पर भी कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाते हैं ना, तो देखो उसको। तो के बी इक्वल टू क्या होता है, आर टी स्क्वायर अपॉन 1000 एल वी, या फिर के बी इक्वल टू आर टी स्क्वायर कैपिटल एम अपॉन 1000 डेल्टा वेपराइजेशन ऑफ हीट। अब देखो ये टी क्या है, टेम्परेचर है किसका बताओ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट। टी क्या है, टेम्परेचर है किसका, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट। आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट। आर क्या है, गैस कांस्टेंट। एल वी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसकी, सोलवेंट की। एम मोलर मास ऑफ सोलवेंट। कैपिटल एम क्या था बताओ, कैपिटल एम था क्या, मोलर मास ऑफ, कैपिटल एम था मोलर मास ऑफ सोलवेंट। अब देखो जो आर की वैल्यू है वो दोनों वो अलग अलग होती है, कैसे अब देखते हैं। अगर एल वी जो है ना लेटेंट हीट वो जूल पर ग्राम में, तब तो आर की वैल्यू क्या आएगी 8.314 जूल केल्विन इनवर्स पर मोल। और अगर जो लेटेंट हीट है वो कैलोरी पर ग्राम में है, तो कैलोरी पर ग्राम में तो आर की वैल्यू क्या आएगी 2। तो जूल पर ग्राम में आर की वैल्यू डिफरेंट आएगी और कैलोरी पर ग्राम में आर की वैल्यू डिफरेंट आएगी। अब देखो उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट तो कंप्लीट है, अब पढ़े डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, फिर इन दोनों के न्यूमेरिकल करा दूंगा एक साथ। तो डिप्रेशन मतलब कम होना और फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जिस पर कोई फ्रीज होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आएगी इस बार कमी आएगी। इसका जस्ट अपोजिट है बिल्कुल, देखो तो इसका जस्ट अपोजिट, दोनों एक जैसे ही टॉपिक है, तो मैं उसके साथ वो भी करा दूंगा और दोनों के फिर एक साथ न्यूमेरिकल्स करेंगे। बहुत आसान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।